कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स रिलेटेड उसी तरीके से हैं, सर्चिंग के प्रॉब्लम्स हैं, और लेकिन उसको मॉडिफाई किस तरीके से किया जा रहा है देखते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अब हमारे पास क्या था, जब हम पहले काम कर रहे थे तो मेन टारगेट हमारे पास था प्लानिंग। जो पिछले अनइनफॉर्म्ड और इन्फॉर्म सर्चिज के अंदर हम देख रहे थे, हमारा टारगेट था यस सर, कि हम नजर आ रही है। स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक तमाम सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो हैं वो लेके आए। ये हमने इन्फॉर्म्ड और अनइनफॉर्म्ड सर्चिज के अंदर देखा था। हमें ये मालूम था कि गोल जो है वो हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन पाथ जो है वो फाइंड आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब जब कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं तो हमारा मेन टारगेट जो है वो गोल इटसेल्फ हो जाता है, कि हमारा टारगेट है कि क्या गोल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। अगर गोल एग्जिस्ट करता है देन दैट इज़ गुड इनफ। हमें लाजमी नहीं कि उस तक पहुंचने का पाथ भी मालूम होना चाहिए, हमारे लिए गोल को फाइंड आउट कर लेना भी इम्पोर्टेंट है। इसी में हम देखें तो हमारे पास हम कैसे डिफाइन आउट करते हैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स को। तो हमारे पास चंद चीज़ें हैं जिनमें हम एक कह रहे हैं वेरिएबल्स, दूसरी चीज़ है डोमेन, एंड थर्ड वन है सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। वेरिएबल्स क्या हैं कि आपके पास कुछ पोजीशंस हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, और डोमेन्स क्या हैं, जो चीज़ें आपने इनको असाइन करनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे स्टूडेंट्स हैं, वेरिएबल्स आपके पास स्टूडेंट्स हैं, और एक वक्त में आपने उन्हें किसी क्लॉक टाइम के तहत आपने किसी एक टाइम पे सबको इकट्ठा करना है। तो आप हमें वो टाइमिंग जो है वो इनके ऊपर प्लेस करनी है कि ये किस टाइम पे फ्री हैं, या कोई एक। तो हमने फाइंड आउट ये करना है कि अंडर गिवन कंस्ट्रेंट, अंडर गिवन कंडीशंस, ये सारे एक दूसरे पे परफेक्ट, या एक दूसरे के जो डोमेन्स हैं उनको परफेक्टली असाइन कर दिए जाए, कोई भी कंडीशन जो है वो वायलेट ना हो। तो हमने सर्च ही करना है, जैसे पुराने काम के अंदर हम कर रहे थे यूनिफॉर्म और अनइनफॉर्म सर्चेज में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडिशनल काम है, वो है कंडीशंस को साथ साथ सेटिस्फाई करने का। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ठीक हो गया। अब बाकी काम उसी तरीके से है कि हमारे पास सक्सेसर्स को भी निकालना है, गोल टेस्ट भी होना चाहिए। अब सक्सेसर निकालने का मतलब क्या है कि जब आपने एक को सेटिस्फाई कर दिया तो क्या हम उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसके करीब तरीन उनके ऊपर कोई नई डोमेन की वैल्यू असाइन आउट करनी है, तो वो उसके नेक्स्ट सक्सेसर बन सकते हैं। गोल टेस्ट जो हैं वो हमारे पास किस किस्म के थे, पुराने में हमारे पास मेन गोल ये था कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो जैसे ये कार्टून जो है वो जस्ट उसको एक फाइनल गोल कर देता है, हाँ ये ठीक हुआ ये काम, ये ठीक नहीं हुआ। गोल सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है कि हमें इंक्रीमेंटल कंस्ट्रेंट्स चेक जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। कि अगर हम सिर्फ गोल पूरी असाइनमेंट्स फुल असाइनमेंट के बाद में चेक करेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सारा कुछ करने के बाद हमें मालूम हो कि रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, हमें फिर से दोबारा वेरीफाई करना है, दोबारा ठीक करना है। तो नॉर्मली जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर किया जाता है गोल टेस्ट, तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल में है कि पार्शियल असाइनमेंट के साथ साथ ही बार बार चेक करते रहेंगे कि क्या हमारे पास गोल सही जानिब जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम एग्ज़ाम्पल जो बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास है मैप कलरिंग की, कि ऑस्ट्रेलिया का ये मैप आपके पास मौजूद है। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं कुछ,
वेरिएबल्स क्या हैं, उनकी स्टेट्स के नेम्स हैं, ये हमारे पास स्टेट्स हो गई। डोमेन्स क्या हैं, डोमेन्स हमारे पास कलर्स हो गए। फिर कंस्ट्रेंट हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड की हुई है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर एक कलर ना आए। अब इसको कंस्ट्रेंट राइट आउट करने के मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज हो सकती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या है कि आपने एक डिफाइन किया, वो तमाम डोमेन्स के ऊपर चेक पूरा होता चला जाए। आप खुद से सारे डोमेन्स में जो ऑप्शन पिक किए जा सकते हैं वो राइट डाउन ना करें, लेकिन एक जनरलाइज किस्म की इक्वेशन कंस्ट्रेंट में राइट डाउन कर दें। जैसे कि आपके पास यहाँ मौजूद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी जो है, ये दोनों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको एक्सप्लिसिटली बताते हैं दूसरे अंदाज में, तो आप उसको एक टुपल बना के कहेंगे कि वो पिक किन में से हो, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, लेकिन किस में ना हो, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन, इनमें ना हो। तो हम जब खुद बता देते हैं आसान तरीक़ाकार, थोड़ा सा टफ मेथडोलॉजी से बताएंगे तो हम जनरलाइज कंस्ट्रेंट से बताते हैं कि कलर जब पिक हो, नेबरिंग सिटीज़ चेक हो, और वो नेबरिंग सिटीज़ की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके कलर्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो हमारा काम क्या है, पूरा सर्च करना है। स्टेट स्पेस की जगह इस दफ़ा हम वेरिएबल असाइनमेंट देख रहे हैं कि जब पूरी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो कोई भी कलर नेबरिंग स्टेट जो है सेम कलर के साथ नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास एक आंसर भी आ सकता है, एक से ज़्यादा आंसर भी इधर आ सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम गेम को चेंज करते हैं तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास एन क्वीन की एग्जांपल। अब एन क्वीन एग्जांपल में हमारे पास मुख्तलिफ, इसमें भी राइट डाउन करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। एक क्या है कि हम प्लेसमेंट बता रहे हैं क्वीन की, किस रो और कॉलम के अगेंस्ट वो क्वीन राइट डाउन हम कर रहे हैं। डोमेन्स क्या है, 0 1, इस पोजीशन के ऊपर क्वीन मौजूद है या नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, अब ये एक्सप्लिसिट फॉर्मेट में हमारे पास लिखी हुई है कि आई अगर सेम हो, यानी रो अगर सेम हो, तो या तो दोनों मौजूद नहीं है, इन दोनों में से दोनों क्वीन मौजूद नहीं है, या सेकंड वाली मौजूद है और पहली नहीं है, या पहली मौजूद हो दो मौजूद हो दूसरी मौजूद नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि एक रो में सिर्फ एक ही क्वीन आ सकती है। सेम इसी तरीके से दूसरी कंडीशंस क्या हैं कि कॉलम्स में सेम उसी तरीके से कि हमारे पास कोई एक आ सकती है या दोनों नहीं आएंगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एक कॉलम के अंदर दो क्वीन इकट्ठी आ। इसी तरह डाउन डायगोनल और अप डायगोनल के अंदर कि डायगोनल अप हो या डायगोनल डाउनवर्ड की तरफ हो, तो एक डायगोनल के अंदर भी दो क्वींस एट द सेम टाइम नहीं है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम को एक फॉर्मेट में राइट डाउन करने का तरीकाकार है। शर्तें हमारे पास यही हैं। हमने जो सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो हमने इन शर्तों को ख़ास तौर पे साथ साथ देखते रहना है। इसी प्रॉब्लम को दूसरे अंदाज में राइट डाउन करें तो क्वींस वेरिएबल्स जो हैं वो हमने पूरी रोज बना दी। डोमेन्स क्या हैं हमारे पास कि इनमें पोजीशंस कौन सी वाली हम राइट डाउन कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट क्या है कि एक इम्प्लिसिट फॉर्मेट में कि Q1 और Qj दो क्वींस जो हैं एक दूसरे को थ्रेट नहीं कर रहे। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या है कि अगर मैं Q1 और Q2 की बात कर रहा हूं इन दो की, तो अगर मैं 1 के ऊपर क्वीन को पेस्ट कराऊंगा तो सेकंड वाले के ऊपर मैं 1 के ऊपर नहीं रख सकता, 2 के ऊपर नहीं रख सकता। तो ये दोनों नहीं हुई इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे मैं राइट डाउन कर सकता। सेम इसी तरीके से बाकी तमाम के ऊपर एक्सप्लिसिट कंडीशंस जो हैं वो राइट डाउन।
तो हम ये देख रहे हैं कि हमें राइट डाउन करने के लिए या कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। नंबर 1 वेरिएबल्स, नंबर 2 डोमेन्स, नंबर 3 कंस्ट्रेंट। जो हमने यूनिफॉर्म और अनइनफॉर्म सर्चेस पढ़ी थी उनके अंदर हमारे पास क्या था, उसके हमारे पास स्टेट स्पेस थी, गोल, स्टार्ट और सक्सेसर फंक्शन थे। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेट स्पेस चेक करने की जगह हमने वेरिएबल्स दे दी। असाइनमेंट किस पे करनी है, इन डोमेन्स को इन पोजीशन पे अप्लाई करेंगे तो नई एक तरह से स्टेट जनरेट आउट होगी। और हर दफ़ा हमने कंस्ट्रेंट को वेरीफाई करना है कि कंस्ट्रेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रेंट रिजेक्ट हो गई तो हमारी असाइनमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। कंस्ट्रेंट्स को अक्सर फिर कंस्ट्रेंट ग्राफ के थ्रू भी बनाया जाता है। अब जितने नेबरिंग हमारे पास स्टेट्स थी उन सबको एक एज के तौर पे दिखाया गया कि नेबरिंग स्टेट्स उनके दरमियान में एजेस, जो नेबरिंग नहीं है उनके दरमियान में एज मौजूद नहीं है। अब हमारे पास CSP की फॉर्मेट में क्या है कि हमारे पास एक बाइनरी CSP है। अब बाइनरी CSP में क्या है, ईच कंस्ट्रेंट रिलेट्स टू एट मोस्ट 2 वेरिएबल्स, कि हमारे पास हर कंस्ट्रेंट जो है उसके अगेंस्ट 2 वेरिएबल्स होंगे। यूनरी कौन सी हैं कि अगर मैं कहता हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है उसको ग्रीन नहीं होना चाहिए, ये बड़ी आसान किस्म की कंस्ट्रेंट है। उसका तरीकाकार क्या हो सकता है हमारे पास कि जैसे ही हमारे पास इसके लिए डोमेन असाइन हो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें से मैं ग्रीन निकाल दूं, बाकी 2 अवेलेबल है, जस्ट उनमें से कोई एक पिक करके मैं इसको असाइन आउट करूं। तो ये हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में जो बाइनरी है उसके अंदर हमारे लिए क्या है कि 2 कंडीशन आ गई कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में कलर सेम नहीं होने चाहिए। एक कंस्ट्रेंट है लेकिन कंस्ट्रेंट 2 वेरिएबल को एट द सेम टाइम जो है एड्रेस कर रही है। अब इधर जैसे ही जो कंस्ट्रेंट के ऊपर वेरिएबल्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। अब फिर हम इसको कुछ और अंदाज में भी राइट डाउन करते हैं। बाइनरी कंस्ट्रेंट ग्राफ में क्या हम कर रहे हैं, इस केस में नोड जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और आर्क्स जो होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। इस ग्राफ में हमारे पास क्या थी, आर्क्स जो है वो हमारे पास नेबरिंग, और अब हम इधर दूसरा चेंज करके हम कह रहे हैं कि हमारे पास आर्क्स जो होंगी वो कंस्ट्रेंट होंगी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में कलर जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। इनके दरमियान में कलर सेम हो सकते थे तो इसमें कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है, तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दी गई। इसी तरीके से हमारे पास जनरल पर्पस जो हर एक के लिए एड्रेस करें, क्या करते हैं वो उसके अंदर भी हम इसी तरह कंस्ट्रेंट ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि जैसे ही कंस्ट्रेंट की नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, हमारे लिए काम जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। अब हम देख रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स भी जनरेट हो सकते हैं। अब वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं कि अगर हमारे पास वो फाइनाइट में या इनफाइनाइट केस में मौजूद हैं। फाइनाइट केस क्या है, आपके पास जैसे मैप के ऊपर कलर आउट कर रहे थे तो आपके पास जो कलर्स हैं वो फाइनाइट हैं। दूसरा केस आपके पास है कलर्स नंबर्स जो हैं वो आपके पास इनफाइनाइट यानी इंटीजर्स के अंदाज में प्रोवाइड आउट कर दिए जाएं कि पूरी डोमेन जो है उसकी इंटीजर्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर जो है वो असाइन किया जा सकता है। अब इन प्रॉब्लम्स के अंदर
भी हमारे पास क्या हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी खासी ज़्यादा है, d पावर n तक हम जा रहे हैं। अगर हमने कंप्लीट असाइनमेंट कर रहे हैं, डोमेन का साइज d है, तो हमारे पास किधर तक हम जा रहे हैं, d पावर n तक। और अगर हम बूलियन कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम तक लेके चले जा रहे हैं, तो हमारे पास ये इसको पूरा सेटिस्फाई करवाना भी जो है बाद बात एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। एन पी कंप्लीट क्या है, नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो हमारे पास इस पॉलिनोमियल फॉर्मेट में राइट डाउन नहीं किए जा सकते, और उनकी कंडीशन, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। सेम जब फाइनाइट के साथ हमारे पास इश्यूज हैं, तो सेम इश्यूज हमारे पास इंक्रीज कर जाते हैं जब इनफाइनाइट डोमेन्स आ जाती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिर्फ गोल फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं, फिर हमारे लिए उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना, उसका पाथ फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर हम ये इस प्रॉब्लम में डिफाइन कर दें, हाँ ये काम कर लेना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर ये इनफाइनाइट डोमेन में कॉम्प्लेक्सिटी भी इनफाइनाइट होगी? हम इनफाइनाइट नहीं कह रहे उसको, लेकिन हम ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाती है, क्योंकि सर अभी हम देख हम फाइनाइट होने के बावजूद हर एक को सेटिस्फाई करना, हर कंडीशन को साथ साथ चेक करते रहना हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। इधर हम ये नहीं कह रहे कि हर सूरत में प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगी, कुछ लेकिन सर प्रॉब्लम में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हम में हो सकता है ऑर्डर ऑफ वन में भी आ जाए। देखें, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर रही है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है कि हम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं, कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, हमने उसको कोई भी नंबर असाइन कर दिया, सारे डिफरेंट हो, सारे डिफरेंट हम असाइन कर दें, हम फिर एक लूप के अंदर ही हमने उसे सारा कंप्लीट आउट कर लिया, एक गो के अंदर ही हम उसे सारा कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट हमारे पास इंक्रीज करती चली जाती है, तो हमारा ये काम जो है वो टफ होता चला जाएगा। और फिर साथ साथ हमने सेटिस्फाई करना है कि हर असाइनमेंट के बाद क्या कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हर पॉइंट पे कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो मजीद काम को डिले करती चली जा रही है, मजीद बढ़ती चली जा रही है। तो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये स्टिल हमारे पास प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगी। सेम हमारे पास इसी चीज़ को मजीद कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इनफाइनाइट को, कि अगर इधर हमारे पास फिर इंटीजर्स जो हैं वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में मौजूद हैं, कि हमारे पास 1 होगा या 2 होगा, लेकिन अगर हमारे पास 0.1 0.222 समथिंग वो भी हम साइन आउट कर सकते हैं, तो आप देखिए हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो फिर मजीद कम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे पास डोमेन्स मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, ठीक है। अब अगली चीज़, अब कंस्ट्रेंट्स डोमेन्स हो गई, कंस्ट्रेंट्स हमने बात कर दी थी, एक यूनरी हो सकती है, बाइनरी हो सकती है 2 वेरिएबल के साथ, या 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इंक्रीज होती चली जाएंगी, तो हमारे पास हर दफ़ा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई चेक करते रहना भी मुश्किल होता चला जाएगा। ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि हर दफ़ा जो है हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा, और बार बार चेक करने की वजह से हमारा प्रोग्राम और ज़्यादा स्लो हो सकता। अब कंस्ट्रेंट बाइनरी के केस में हमारे पास इसी तरह क्या है, बाइनरी के अलावा हमारे पास सॉफ्ट कंस्ट्रेंट भी मौजूद है। सॉफ्ट कंस्ट्रेंट क्या है, प्रेफरेंसेस के तौर पे यूज़ की जा सकती है। ये शर्त नहीं है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन या रेड ही दी जाए, लेकिन अगर कोई और चांस अवेलेबल नहीं है तब इसको प्रोवाइड कर दिया जाए। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे
क्योंकि हमने कहा कंस्ट्रेंट्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टाइप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। कंप्यूटर्स के अंदर जॉब स्केजुलिंग प्रॉब्लम्स, क्लासेस मौजूद हैं तो टाइम टेबल सेलेक्ट करना कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको रेस्ट टाइम भी मिले और टीचर्स के टाइम के दरमियान में भी कोई गैप हो। असाइनमेंट्स कैसे असाइन करने हैं हमने, कि एक वक्त के ऊपर दो असाइनमेंट इकट्ठी असाइन ना हो जाएं, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज असाइन करने हैं, जैसे सीपीयू असाइन करना है या आपने मेमोरी असाइन करना है डिफरेंट स्केजुलिंग जॉब्स को, तो आप क्या करेंगे कि आप कभी कोशिश नहीं करेंगे कि एक ही वक्त में दो सिस्टम एक ही मेमोरी को या एक ही सीपीयू को हासिल करने की कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे तो एक को हर सूरत में स्टॉप होना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर स्केजुलिंग नहीं की। तो यहाँ पे भी ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम अप्लाई हो जाता है। सेम इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन स्केजुलिंग में कि एक बस से दूसरी बस पे लोग आसानी से ट्रांसफ़र हो सकें। ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट से जो जंक्शन पे मौजूद है वहाँ से जब वो बस मूव आउट करे दूसरी बस जिसमें उसमें आने वाले पैसेंजर मौजूद हों वो लेट पहुँच रही हो। तो कंस्ट्रेंट क्या हो सकती है कि जब पहली बस पहुँचे उसके बाद वहाँ से रवाना होने वाली बस जो है वहाँ से स्टार्ट हो। इस तरह डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो प्रॉब्लम्स के अंदर असाइन की जा सकती हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करें? पुराना तरीका का स्टैंडर्ड सर्च के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास असाइनमेंट जो है वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, कि मैप के ऊपर या किसी और प्रॉब्लम में अभी तक हमने कोई चीज़ असाइन नहीं की, कोई कलर जो है वो असाइन नहीं किया। सर्च का दूसरा काम था सक्सेसर फंक्शन हासिल करना। तो हम क्या कर रहे हैं, असाइन अ वैल्यू टू एन अनअसाइंड वेरिएबल। इनमें से कोई एक वेरिएबल हमने पिक किया, स्टेट पिक की, उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू डोमेन में से। अब इसका नाम आपने क्या कह दिया कि ये फुल असाइनमेंट नहीं है, ये पार्शल असाइनमेंट है। थर्ड चीज़ गोल टेस्ट। गोल टेस्ट क्या है आपके पास कि अभी तक की जितनी असाइनमेंट हो चुकी है वो ठीक है, और सेकंड फाइनल गोल टेस्ट क्या है कि आपके पास कंप्लीट हो गई है, तमाम जो वेरिएबल से उनके ऊपर डोमेन वैल्यू असाइन हो गई है या नहीं हुई। ये साथ में क्या शर्त थी कि तमाम जितनी हमारे पास शर्तें मौजूद हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो पहला काम तो हमारा कोशिश होगी कि हम जो हमने चीज़ें सीख चुके हैं उन्हीं के थ्रू ही ट्राई आउट करें। जैसे हमने ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च किया था उसके तहत स्टार्ट आउट करें। अब इस केस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने क्या करते थे लेवल वाइज। अगर मैं इस तरह लेवल बना लेता हूँ, तो हमारे पास लेवल वाइज में क्या था कि पहले इसको असाइन करें, फिर लेवल अगले लेवल को असाइन सारे कर दें, फिर उससे अगले लेवल को असाइन कर दें, ये इसके साथ छोड़ दें बेसिक, और फिर उसके बाद अगले लेवल को असाइन करते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई बताना पसंद करेगा? सर कंटिन्यूअसली लूप आ सकती है। लूप के अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक हम पूरा ट्री सर्च नहीं कर सकते हमें नहीं मालूम कि गोल जो है वो हमारा सही है या नहीं है। तो यस हमें सर। पूरा ट्री बार बार सर्च करना पड़ेगा, एक दफ़ा नहीं, बार बार पूरा ट्री जो है वो सर्च करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? हमें नहीं मालूम, मैंने 3 कलर देने थे, मैंने यहाँ रेड लिख दिया, यहाँ भी रेड लिख दिया, यहाँ भी रेड लिख दिया, सारी जगह पे रेड लिख दिया। उसके बाद मैंने गोल चेक किया तो क्या हुआ, मुझे पता लगा कि
मुझे तो एक कंस्ट्रेंट भी पूरी नहीं हुई। फिर दूसरी दफ़ा फिर मुझे इनको चेक करना है कोई और ग्रीन लगा के सारों में, कि बार बार मुझे डिफरेंट ऑप्शन टेस्ट आउट करनी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन चेक करनी है। तो आप देख रहे हैं मेरा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सेम इसी तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या हो रहा है कि मैं जैसे एक लेवल पे जा रहा था, एक डायरेक्शन पे मूव करता जाऊं, और फिर उसके रिमेनिंग थे उनको सारों को असाइन करने के बाद आखिर पे पहुंचता हूं, फिर जाके मुझे मालूम होता है कि मैंने तो सारे असाइन जो किए थे वो सारे गलत असाइन किए हुए। फिर दोबारा से मुझे सारी की सारी वैल्यूज जो है चेक आउट करनी। तो ऐसे डेप्थ फर्स्ट या ब्रेथ फर्स्ट को हम नॉर्मली ऐसा कह देते हैं कि ये हमारे केस में नाइफ सर्च के प्रॉब्लम थे, और इसमें बार बार चेकिंग जो है वो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक बन जाती है। इसकी एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ये मेरे पास कलर करने हैं, मेरे पास कलर वही है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। नेबर जो हैं वो एन एरोस के थ्रू मुझे नज़र आ रहे हैं, इन पाथ के थ्रू नज़र आ रहे हैं, एजेस के थ्रू। अब स्टेप बाय स्टेप इनको मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो नाइफ सर्च था वो कैसे मूव कर रहा था, या डेप्थ फर्स्ट एक तरह से हम देखें तो कि एक कलर असाइन हुआ, वही कलर वो असाइन करता जा रहा है, एंड तक गया, उसको पता लगा पूरी असाइनमेंट ख़राब थी, फिर आखिरी वाले को उसे चेंज किया, फिर अभी भी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है, फिर दो के ऊपर बैक ट्रैक करना शुरू किया, पीछे वापस आना शुरू किया। प्रॉब्लम समझ आ रहा है कितनी देर हमें लग रही है, क्योंकि बहुत सारी ये सारी इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रेंट जो हैं वो ठीक नहीं हुई। हम बार बार इधर चेंज करते रहेंगे तो फाइनल तक चेंज करते हुए हमें बहुत दफ़ा जो डेप्थ में हमारे पास नोड्स मौजूद थे उनको चेंज कर चुके होंगे, और ये काम हमें बार बार करना पड़ा होगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है नाइफ सर्च केस के अंदर। अब दूसरा केस, इसको इम्प्रूव कैसे करें, इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करते वक्त हमने कहा कि हमें बैक ट्रैकिंग सर्च अप्लाई करनी पड़ेगी। बैक ट्रैकिंग सर्च क्या चीज़ है? अब बैक ट्रैकिंग सर्च बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारे पास बेसिक अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिदम थे जो हमने पढ़े थे। सिर्फ उसमें दो चीज़ें, दो आइडियाज़ जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। वो क्या आइडियाज़ हैं कि असाइनमेंट जो करनी है हमने, एक वेरिएबल को एक टाइम पे असाइन करना है, और वेरिएबल जो असाइन कर रहे हैं वो हमारे पास असाइनमेंट जो होगी वो क्या है, कम्यूटेटिव होगी, कि दोनों साइड अगर रेड है, W रेड करेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरी जो है वो हम ग्रीन कर देंगे, सेम नहीं कर सकते। मेन आंसर क्या हुआ यहाँ पे, पॉइंट क्या हुआ कि हमारे पास एक वक्त में एक वेरिएबल जो है वो असाइन आउट करना है। दूसरा आइडिया क्या है कि आपने कंस्ट्रेंट को साथ साथ चेक करना है। अभी जो एग्जांपल आपने देखी थी, शुरू से एंड तक हम पहुंच गए थे, वो सिर्फ ब्लू असाइन हो रहा था, बाकी जो केसेस थे वो असाइन नहीं हुए। तो हमने मजीद एक चीज़ ऐड की है कि अब हमने हर वेरिएबल को असाइन करने के साथ ही इसका गोल चेक जो है या असाइनमेंट जो है वो चेक करनी है। इसका नाम हमने क्या दे दिया है, इंक्रीमेंटल गोल टेस्ट। अगर हम ये दोनों आइडियाज ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली क्या बन रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसका नया नाम बन गया है बैक ट्रैकिंग सर्च। दोबारा से देखें कि हमारे पास आइडिया 1 में क्या है, एक वेरिएबल को एक टाइम पे असाइन करें। आइडिया 2, साथ साथ कंस्ट्रेंट्स को चेक करें।
अगर हम ये दोनों चीज़ें डेप्थ फर्स्ट के अंदर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बैक ट्रैकिंग सर्च बन जाता है। इस एग्जांपल से देखें, सबसे पहले हमने ली ब्लैंक लिया। डेप्थ फर्स्ट सर्च के मुताबिक पहले बकेट के अंदर हम कह रहे थे कि हमने तीनों सक्सेसर जनरेट किए कि एक तीनों कलर्स जो डोमेन के थे वो हमने असाइन कर दिए, लेकिन फिर एक पिक किया, उससे आगे फॉरवर्ड चेकिंग की, फॉरवर्ड मूव किया तो यहाँ हम असाइन कर चुके थे, उससे अगले पे हमने असाइन करना शुरू किया और साथ ही हमने चेक करना शुरू किया कोई कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे पास मिस तो नहीं हो गई, और अगर मिस हो जाएगी, अगर गलत हो जाए, कंस्ट्रेंट हमारे पास प्रॉब्लमेटिक बन जाए, तब हमने क्या करना है, फौरन ही वापस करना है। तो एंड पे जाके हमें पता लगने की बजाय जैसे ही हम असाइन करते हुए हमारे पास गलती होती है, हम फौरन वापस करें कि हम साथ साथ अपने लर्निंग भी परफॉर्म कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। अब इस बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में दो चार चीज़ें मौजूद हैं। इस एल्गोरिथम को हम देखते हैं। इससे पहले एक और एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, ताकि ज़्यादा क्लियर हो कि हम कर क्या रहे हैं। कि मेरे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं, और डोमेन जो है मेरी वो है 1 to 3 है, और कंस्ट्रेंट्स जो है मेरे पास मौजूद हैं वो ये है कि A ग्रेटर देन B होना चाहिए, B जो है वो C के बराबर नहीं होना चाहिए, और A भी जो है वो C के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 3 शर्तें हैं, डोमेन में 3 वेरिएबल्स हैं, और ओरिजिनल जो क्वेश्चन के मुताबिक वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो मैं किस तरीके से इस बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहा हूं कि सबसे पहले मैंने कोई एक वेरिएबल पिक किया, उसको डोमेन में से कोई वैल्यू असाइन कर दी। असाइन करने के फौरन बाद मैंने चेक किया कि कोई कंस्ट्रेंट जो है वो फॉल्स तो नहीं हो रही। अब इधर मैं अगर देखूं तो मैं किसी चीज़ के बारे में भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे बी का भी नहीं मालूम, मुझे सी का भी नहीं मालूम। तो मैं आगे मूव कर सकता हूं। अगला काम क्या किया, ये ए वैसे ही मौजूद है, मैंने बी की वैल्यू एक असाइन की, डोमेन में से एक वैल्यू पिक की और उसको असाइन कर दिया। जब मैंने बी की वैल्यू असाइन की तो साथ मैंने कंस्ट्रेंट को चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास पहली कंस्ट्रेंट क्या थी कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो क्या यहाँ पे मेरे पास ए ग्रेटर देन बी मौजूद है? नहीं है। तो अब मैं एंड तक, जैसे नाइव सर्च पे मैं सारे चेक करने के बिल्कुल एंड पे बता रहा था, उधर तक जाने के बजाय यहीं पे ही मुझे मालूम हो गया कि मेरे से आगे गलतियां होंगी, तो मैंने इस कॉम्बिनेशन को क्रॉस कर दिया। फिर क्या किया, मैंने बी की वैल्यू को अंदर चेंज कर दिया, कोई दूसरा वेरिएबल पिक कर लिया, दूसरा वेरिएबल पिक किया तो वो भी मेरे पास गलत हो रहा है। कंस्ट्रेंट ए को वो इसको चेक नहीं कर रहा, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो ये भी क्रॉस होता है। फिर चेक किया तो मेरे पास ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब मुझे मालूम हो गया कि ये बी कॉम्बिनेशन के साथ भी फॉल्स हो रहा है, तो अब मुझे इससे भी पीछे जाके चेक करना है। ऐसे पीछे क्या है, ए की वैल्यू सी, तो ए की 1 जो है वो भी क्रॉस हो गया। तो अब मैंने ए की वैल्यू 2 अप्लाई किया और साथ में दोबारा बी इक्वल टू 1 कर दिया।
अब पहली कंडीशन देखें तो ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो मेरे पास ये काम ठीक है। अगली कंडीशन चेक करें, बी नॉट इक्वल टू सी, सी है ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है क्या हो सकता है। ए नॉट इक्वल टू सी, वो भी मैं सी ना होने की वजह से मैं पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं मालूम, तो मैं अगले स्टेप पे अब मूव करूँ। अब थर्ड वेरिएबल पिक किया, उसको कोई एक वैल्यू असाइन कर दी। अब जो वैल्यू मैंने असाइन की उसके साथ ही कंस्ट्रेंट दोबारा चेक किए, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू सी। अब बी और सी को बराबर नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्रॉस हो गया। बैक ट्रैक करें, यहां से वापस आए, अब इसकी वैल्यू फिर चेंज की। अब दोबारा से कंस्ट्रेंट चेक करें, ए जो है वो अब ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू हो गया। बी नॉट इक्वल टू सी, बी और सी बराबर नहीं है, ये भी ठीक हो गया। ए नॉट इक्वल टू सी, ए और सी भी सेम नहीं होने चाहिए, चलिए ये क्रॉस हो गया। फिर बैक ट्रैक किया, सी की वैल्यू में फिर चेंज किया, सी इक्वल टू 3। अब आपके पास क्या है, दोबारा से कंस्ट्रेंट चेक करें, ए ग्रेटर देन बी, बिल्कुल ठीक, बी नॉट इक्वल टू सी, ये भी ठीक, ए नॉट इक्वल टू सी, ये भी ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास फाइनल गोल जो है वो अचीव हो गया। हर दफ़ा बैक ट्रैकिंग में हमने क्या किया, एक डोमेन में से एक वैल्यू उठाई और जो हमारे पास वेरिएबल थे उनको असाइन कर दिया। असाइनमेंट करने के बाद जितनी असाइनमेंट्स हो चुकी थी उन पे कंस्ट्रेंट चेक कर लिया। अगर तो कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है तो हमने बैक ट्रैक करना है, जो अभी वेरिएबल निकाला था उसको वापस रखें, डोमेन में जो उसकी वैल्यू थी वो कोई चेंज करें, दोबारा से नई वैल्यू के साथ ऐड करें असाइनमेंट में, फिर दोबारा कंस्ट्रेंट्स को चेक करें। तो इस वजह से हम गलतियां जो हैं वो एंड पे पता लगने से बजाय कि तीनों असाइन होते उसके बाद गलतियां हमें पता लगी, ड्यूरिंग असाइनमेंट ही हमने चेक कर लिया कि ये इससे आगे गलती हो सकती है, इसी पॉइंट पे ही बैक ट्रैक कर लें। क्लियर होगी है यहाँ तक कि बैक ट्रैकिंग किस तरीके से परफॉर्म हो रही है? तो ये बता दें मुझे। यस सर। अब इस एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम में कैसे हो रहा है। बैक ट्रैक सर्च क्या कर रहा है, हमारे पास एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम को प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो स्टार्ट में ब्लैंक असाइनमेंट जो है वो एक नए फंक्शन रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग को प्रोवाइड आउट कर रहा है, ब्लैंक असाइनमेंट जिसमें कुछ भी असाइन नहीं हुआ था। इसके बाद ये फंक्शन सबसे पहले क्या चेक करता है कि असाइनमेंट अगर तो कंप्लीट हो चुकी है तो रिटर्न कर दे कि असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, और अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तो एक अनअसाइंड वेरिएबल जो है वो उसने पिक करना है तमाम वेरिएबल्स में से। तो उसकी बेस पे क्या करना है, नेक्स्ट काम, डोमेन में से एक वैल्यू पिक करनी है, उस वैल्यू को हमने देखना है, अभी हम कंसिस्टेंट की बात दोबारा करेंगे, कि हमने असाइनमेंट पे अप्लाई करना है और चेक करना है। अगर तो असाइनमेंट जो है वो वॉयलेट कंस्ट्रेंट्स को वॉयलेट नहीं कर रही है तो क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल में ऐड किया और फंक्शन को नए लूप के लिए, नए कॉल के लिए दोबारा हमने कॉल कर लिया। असाइनमेंट नई बना के कि उसमें हमने जो ये वैल्यू पिक की थी वो वेरिएबल को असाइन की और फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया।
ताकि वो एक पोर्शन में अगर कलर कर दिया है आप उसे अगले पोर्शन में कलर करने की तरफ मूव करें। लेकिन अगर वहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो सही असाइन नहीं हो सक रही है तो आपके पास क्या आएगा, तो हमने रिटर्न फेलियर्स की तरफ भी जाएंगे। अब रिटर्न करते वक्त यहाँ से रिटर्न ठीक हो, असाइनमेंट हो गई थी, असाइनमेंट रिटर्न हो के वापस आई थी और हमने रिजल्ट चेक किया, तो रिजल्ट अगर हमारे पास फेलियर नहीं है, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास फेलियर नहीं है तो हमने रिजल्ट को पिछले आइट्रेशन की तरफ या पिछले रिकर्सिव कॉल की तरफ जो है वापस भेज देना है। अगर रिजल्ट जो है जो हमें रिसीव हुआ वो फेलियर हो गया, वो कंस्ट्रेंट को वो पूरा नहीं कर सक रहा है, तब क्या करें, उस वेरिएबल पे जो हमने असाइन की थी उसको वहां से निकाल लें और फिर लूप में अगली वैल्यू को चेक करें। तो ये काम क्या परफॉर्म हो रहा है जो अभी हमने इस पे चेक किया। एक एक वेरिएबल को ऐड करें, अगर तो वेरिएबल असाइनमेंट ठीक कर रहा है अगर तो हमारे पास वेरिएबल असाइनमेंट ठीक कर रहा है तो हमने नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ चले जाना। अगर असाइनमेंट ठीक नहीं कर रहा है तो हमने इसको क्रॉस करना है, उस वेरिएबल को वहां से बाहर निकालना है, वेरिएबल के लिए नई वैल्यू डोमेन से निकालनी है और फिर असाइन कर देना, और फिर दोबारा से उसे चेक करना। तो ये हमारे पास बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम बन गया। कैसे हमने चेंज किया, हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर दो चीजें ऐड की। एक चीज ये की कि हमने एक वक्त में एक असाइनमेंट करनी है, हमने उसका नाम दिया हुआ है पार्शियल असाइनमेंट करनी है। सेकंड हमने काम ये किया कि जैसे ही असाइन करेंगे हमने उस पर पार्शियल गोल टेस्ट जो है वो भी अप्लाई करना है कि कोई कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट तो नहीं हो रही। अगर वायलेट हो रही है तो जो अभी पार्शियल असाइनमेंट की है उसको वापस बैक ट्रैक करें, उसमें कोई नई वैल्यू डोमेन से लेके वो टेस्ट आउट करें। तो इस तरीके से हमने लुक अहेड करने की कोशिश की है कि हम बिल्कुल एंड पे जाके हमें मालूम ना हो कि हमारा सारा काम गलत हुआ था, हम साथ साथ में ही चेक करते चले गए। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल पे। अब ये बैक ट्रैकिंग एग्जाम्पल हमारे सामने, ब्लू आया फर्स्ट, सेकंड उसने क्या किया, फौरन ही चेक किया कि आपके पास कलर डिफरेंट होगा, कंस्ट्रेंट पूरी सेटिस्फाई हुई, अगला गया। अब हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि आगे ब्लू वापस नहीं आ सकता था, नेबर जो है वो सेम कलर के नहीं हो सकते थे, तो रिटर्न बैक हुआ। फिर दोबारा पीछे रिटर्न हुआ, कलर चेंज किया, फिर भी आगे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, फिर बैक साइड पे जाके चेंज किया, फिर बैक ट्रैक हुआ। तो हमने जो नाइव सर्च थी या डेप्थ फर्स्ट सर्च थी उसके मुकाबले में कदरे बेहतर अंदाज में या कदरे जल्दी जो है हमने अपना गोल जो है वो हासिल कर लिया। ये हमारे पास हो गई बैक ट्रैकिंग सर्च। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्या हम बैक ट्रैकिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं? बैक ट्रैकिंग हमारे पास हो रही है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत दफ़ा हमें वेरिएबल्स बार बार डिलीट करने पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा नए सिरे से उनकी वैल्यू बना के असाइनमेंट में ऐड करनी पड़ रही। तो अब इसके लिए जो अगले पॉइंट्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में हम चेंज करें, वैल्यू असाइन आउट करें वेरिएबल्स को,
और दूसरा केस जो है वो फिल्टरिंग का केस है कि हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकें कि किस जगह जो है फॉरवर्ड में आगे जाके हमारे पास गलती हो सकती है। अगर हम फ्यूचर में देख सकें तो हम उसकी बेसिस के ऊपर अर्ली चीज़ें अपनी जो हैं करेक्ट करते हुए चलें। तो दो चीज़ें जो हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑर्डरिंग और फिल्टरिंग। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि अगर हम किसी तरह ट्री स्ट्रक्चर बना के हम पूरे प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर की मदद से उसे बैक ट्रैकिंग को इम्प्रूव कर लें। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, ऑर्डरिंग और फिल्टरिंग। पहले हम देख रहे हैं हमारे पास फिल्टरिंग किस तरीके से असर करेगी और फिल्टरिंग क्या है। फिल्टरिंग क्या है कि कीप ट्रैक ऑफ डोमेन्स फॉर अनअसाइंड वेरिएबल्स एंड क्रॉस ऑफ बैड ऑप्शन। कि हमारे पास हमने नज़र रखनी है कि अगर हमारे पास जो डोमेन्स हैं जो अभी तक जो वेरिएबल्स हैं जो अभी तक असाइन नहीं हुए उनकी डोमेन्स की तरफ हम देखते रहे, और जो ऑप्शंस खराब हो जाती है उसको वहां से निकालते चले गए। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले वो है फॉरवर्ड चेकिंग। क्या फॉरवर्ड चेकिंग? कि क्रॉस ऑफ वैल्यूज दैट वायलेट्स अ कंस्ट्रेंट व्हेन एडेड टू द एग्जिस्टिंग असाइन। कि जैसे ही हम किसी एक को वैल्यू असाइन करें तो जिनके साथ वो कनेक्टेड है, कंस्ट्रेंट के साथ वो अटैच्ड है, उसमें से वो कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से वायलेट हो रही है, जिस डोमेन वेरी पॉइंट की वजह से, उसको वहां से निकाल दें। अब जैसे सबसे पहले क्या किया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रेड असाइन कर दिया। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो कनेक्टेड है इससे नॉर्दर्न टेरिटरी और किससे, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या किया, इसमें से जो इनमें से कनेक्टेड था उनमें से रेड को निकाल दिया। क्यों? रेड जो है वो कंस्ट्रेंट बना रहा था कि इधर असाइन हो चुका है, एक नेबर में असाइन हो चुका है, तो उसके नेबर्स में से वो कलर दोबारा असाइन नहीं हो सकता। दोनों पॉइंट पे से रिमूव कर दिया गया। अगला देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, ये स्टेट जो है, इस पे ग्रीन कलर असाइन होता है, तो ये अगली नेबरिंग स्टेट के साथ जो अटैच हैं उनमें से ग्रीन कलर जो है वो रिमूव कर दिया, न्यू साउथ वेल्स से, और इसमें से हमने ग्रीन कलर भी रिमूव कर दिया। अगेन एक और फर्दर मूव किया, एक और लोकेशन को हमने ब्लू कलर असाइन कर दिया, ब्लू कलर असाइन किया। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हुआ कि एक पॉइंट ऐसा बन गया जिस पे हम कोई कलर भी असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके हमें मालूम हो रहा है कि अब हमारे पास जो पूरा असाइनमेंट बनेगी वो फेल हो जाएगी। यहाँ तक जो वैल्यूज डोमेन्स की ठीक हो सकती हैं अनअसाइंड वेरिएबल्स में, उनको तो रखें, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है उनको वहां से निकालते जाएं। ये काम हमने बार बार किया। आइडियल होता तो हमारे पास सारे फौरन असाइन हो जाते। इधर हम जब मूव करते आए तो हमारे पास इस पॉइंट पे आके एक स्टेट ऐसी आ गई जिसके पास कोई कलर भी असाइन नहीं हो सकता था, तो इस पॉइंट से बैक ट्रैक किया। तो फॉरवर्ड चेकिंग बैक ट्रैकिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं डोमेन्स, अनअसाइंड वेरिएबल्स की डोमेन्स को, उनमें से जो कंस्ट्रेंट वायलेट कर रहे थे उनको हमने निकालते गए, और ये काम हम अगली स्टेट्स पे मूव करते चले गए टिल जब हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे हम बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए। अब इस पॉइंट पर हम देखें तो हमें मालूम हो सकता था कि दोनों पे सिर्फ और सिर्फ ब्लू पॉइंट मौजूद है। हम अगर एक स्टेप और आगे जाने की जगह इसी पॉइंट पे रोक लेते तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा और बचत हो सकता था। लेकिन ये चीज़ जो है, अर्ली डिटेक्शन जो है, ये फॉरवर्ड चेकिंग के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है,
उसमें फॉरवर्ड चेकिंग में सिर्फ यही है कि जब तक एक ब्लैंक नहीं होगा, जब तक एक ब्लैंक नहीं हो रहा हम उस वक्त तक नहीं रोके, और फिर जब ब्लैंक हो गया, अब हम मालूम हो गया कि अब असाइनमेंट ठीक नहीं हो सकती, देन वी हैव टू गो बैक। अब इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं चला के। फॉरवर्ड चेकिंग हम कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लू असाइन हुआ, तो ब्लू के जितने नेबर्स थे उनमें से ब्लू गायब कर दिया। पहले तीनों कलर्स मौजूद थे, तो जैसे ही हमने एक को ब्लू असाइन किया तो नेबर्स में हमने फॉरवर्ड चेक करते हुए कि इसमें ब्लू असाइन होने पे, इस पॉइंट पे ब्लू असाइन करें तो असाइनमेंट जो है वो कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट हो जाती है, असाइनमेंट गलत हो जाती है। तो इस वजह से फॉरवर्ड चेकिंग ने यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव किया, तो दो अवेलेबल कलर थे, उनमें से रेड पिक हो गया। अब इसके जितने नेबर्स मौजूद हैं उसमें से रेड भी निकल गया। अब ये दो का नेबर्स था, ब्लू का भी और रेड का भी, तो ब्लू और रेड दोनों यहाँ से गायब हो गए। इसका नेबर जिसको असाइन हो चुका है वो सिर्फ ये रेड था, तो इधर से सिर्फ रेड जो है वो रिमूव हुआ। नेक्स्ट, अब उनमें से एक ब्लू असाइन हुआ, तो इस पॉइंट से भी ब्लू मूव हो गया। इधर से ब्लू और रेड गायब है, इधर से भी रेड गायब है इसके नेबर होने की वजह से, और यहाँ पे भी हमारे पास ब्लू गायब है, लेकिन बाकी दो मौजूद हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, तो रेड या ग्रीन में से कोई एक पिक होगा। रेड पिक हुआ, तो इस पॉइंट से भी गायब हो चुका है, तो अब इनमें से सिर्फ एक ग्रीन असाइन हो सकता है। अब ग्रीन असाइन हुआ तो यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब इस पॉइंट पे एम्प्टी हो गया, तो अब हमें मालूम हो गया है कि अब हमारी असाइनमेंट जो है वो फेल होगी। अब हमें बैक ट्रैक करना है। अब यहाँ से हम बैक ट्रैक किया, तो बैक ट्रैक हमारे पास मूव करते हुए हम यहाँ तक वापस आए, फिर आप आगे मूव करते हैं। तो लास्ट टाइम यहाँ रेड कलर असाइन हुआ था, इस दफ़ा ग्रीन असाइन किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इशू जनरेट हुआ कि अब इस दफ़ा ग्रीन यहाँ से गायब हो गया। तो फिर बैक ट्रैक करना होगा। अब मज़ीद एक बैक ट्रैक किया, अब इसमें से कोई और कलर पिक किया, ग्रीन पिक किया। अब इधर ब्लू है, इस पॉइंट पे ग्रीन और इस पॉइंट पे दो मौजूद हैं। रेड पिक हुआ, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ हमारे पास दो रिमेनिंग है, तो इनमें से एक पिक हुआ। ब्लू पिक हो गया, तो यहाँ से फिर कुछ भी रह नहीं गया। हमें फिर बैक ट्रैक करना है, दूसरी वैल्यू पिक की, अब यहाँ एक मौजूद है, और फिर अगला वैल्यू असाइन होगी, और ये हम गोल तक पहुँच गए। तो हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट किस तरह लेके आए कि हमने बैक ट्रैकिंग के अंदर जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसके अंदर जो फॉरवर्ड असाइन हो सकते थे उसकी डोमेन, उन वेरिएबल्स की डोमेन्स पे नज़र रखी है कि अभी कितने वेरिएबल ऐसे हैं जो अगर हम असाइन करें तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो वायलेट नहीं होंगे। अगर हम उन चीज़ को नज़र में रखें तो हम ओवरऑल ओरिजिनल बैक ट्रैकिंग के मुकाबले में कम टाइम के अंदर फाइनल गोल तक पहुंच सकते हैं। जहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछें। समझ आ गई है? समझ आ गई ठीक सर। हो गया, ठीक हो गया। अब अगला चीज़ हमारे सामने है कंसिस्टेंसी ऑफ आर्क। अब हम एक मज़ीद चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, फास्ट करना चाह रहे हैं फिल्टरिंग के थ्रू, कि हम
मैं कुछ इस तरीके से काम करें कि हमारे पास हमें मालूम हो जाए कि फ्यूचर में जितनी भी असाइनमेंट हो सकती हैं वो सारी की सारी कंसिस्टेंट हो जाए। और कंसिस्टेंट हम किसको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आर्क है एक्स टू वाई हमारे पास है, उसको क्या कह रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट होगी ओनली इफ कि हमारे पास फॉर एवरी एक्स जो कि टेल में मौजूद है उसके साथ वाई में कोई ना कोई हेड में ऐसी वैल्यू मौजूद है इन द हेड which could be assigned without violating a constraint। कि अगर हम एक असाइनमेंट करते हैं एक्स में तो वाई में भी कोई वैल्यू ऐसी मौजूद रहेगी डोमेन में से जिसकी वजह से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो वायलेट नहीं होंगी। कैसे? कि अगर हम इधर से पॉइंट देख रहे हैं तो हमारे पास ये टेल है और ये हमारे पास हेड है, तो हम ये कहते हैं कोई एक वेरिएबल हम इसमें से असाइन रीड करें या असाइन कर दें तो वो उसके लिए जो हेड में भी कोई एक कलर ऐसा मौजूद होना चाहिए जो अगर हम असाइन करें तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं कि अगर तीनों कलर मौजूद हैं और हम रेड असाइन कर देते हैं रेड असाइन कर देते हैं तो क्या होगा? इधर रेड असाइन करते हैं तो इधर हम रेड असाइन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई और वैल्यू मौजूद नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? हमारे पास कंसिस्टेंसी यहाँ पे नोड की जो हमारे पास आर्क की जो कंसिस्टेंसी है वो वायलेट हो रही। तो अगर हम रेड को निकाल के बाकियों को देखें अगर हमारे पास सिर्फ ग्रीन या ब्लू होते तो हम कह सकते थे हम ग्रीन पिक कर लें या ब्लू पिक कर लें, हम इस पॉइंट पे रेड अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट नहीं होगी। और वैल्यूज रिमूव करनी है उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, तो रिमूव जो करनी है हमेशा वो टेल में से करनी है। बैक नहीं की साइड समझ वाली, आई इसकी। अभी मैं एक और एग्जांपल बना के आपको दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा आइडिया पूरा कर लें। आइडिया ये है कि हमने असाइनमेंट करनी है दो पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ए और वेरिएबल बी के दरमियान में, इसके पास कोई डोमेन है और इसके पास कोई डोमेन है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई डोमेन है और इसके अपने पास इसकी डोमेन में सिर्फ एक है, कि अगर हम इधर से कोई अप्लाई आउट करें तो हम ये कह दें ये वैसे ना के लिए इसके पास सिर्फ एक है, ये क्यू है इसके पास 3 वैल्यू मौजूद हैं। अगर हम इसको 1 असाइन करते हैं, अब इसके पास कुछ भी हम ए में कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या हुआ? ये वायलेट करेगी 1 जो है, हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। 2 असाइन करें या 3 असाइन करें, इधर हम 1 असाइन कर सकते हैं। तो अगर 1 यहाँ मौजूद रहने दें, हम इसके अंदर रेड मौजूद रहने दें, तो हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें टेल में से एक निकालना है जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी वायलेट हो रही, वो हम निकाल दें, फिर हम चेक करते जाए सारे जितने हमारे पास आर्क्स मौजूद थी उन सब के अंदर, और ये चीज़ अगर हम सेटिस्फाई कर लें हर पॉइंट के दरमियान में, हर असाइनमेंट करने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें आगे कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। याद रखने की चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमने जब आर्क बना रहे हैं तो आर्क की टेल में से वैल्यूज डिलीट आउट करनी। अब इसको करने से पहले मैं एक एग्जांपल बना लेता हूँ। एक और एल्गोरिदम है हमारे पास, ये आर्क 3 के नाम से, AC3 के नाम से।
कि ये किस तरीके से परफॉर्म होगा। मेरे पास उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स हैं, उनकी डोमेन वैल्यू मेरे पास मौजूद है। मेरे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं मेरे पास। एक है a ग्रेटर देन b और एक कंस्ट्रेंट है मेरे पास b इक्वल टू c। अब मैंने चेक करना है कि इसमें से इस पूरे सिस्टम को मैं कंसिस्टेंट कर सकूं, कि इसमें से कोई भी ऐसी असाइनमेंट ना रह जाए कि जो कंसिस्टेंसी की शर्त को पूरी ना कर सकती हो। तो मैं आर्क को डबल एज के अंदाज में लिखूंगा कि मेरे पास सारी आर्क्स जो हैं, एक है मेरे पास जितनी ये वैल्यू थी कंस्ट्रेंट्स है, इसको ऑपोजिट करके भी लिखूंगा और तीसरे हमारे पास है b इक्वल टू c। तो कि ये आर्क्स जो है हमारे पास दोनों साइड पे चल सकती हैं, कि a जो है वो b का भी नेबर हो सकता है, b का नेबर a हो सकता है। जैसे हमने अभी मैप कलरिंग वाले में कहा था, एक सिटी जो है वो बी सिटी का नेबर है, सेम इसी तरीके से बी सिटी जो है के नेबर्स में ए शामिल है। तो हमें आर्क जो है वो दोनों साइड की बनानी है। अब इसको ऑपरेट करते वक्त हमने एक क्यू जो है वो राइट डाउन करनी है। उस क्यू में जितनी भी हमारे पास आर्क्स मौजूद हैं वो सारी की सारी राइट डाउन करनी है। सारी की सारी आर्क्स जो हैं वो मैंने राइट डाउन की। अब मैंने सबसे पहले काम क्या करना है कि मैंने एक आर्क जो सब क्वेश्चन है, हेलो क्वेश्चन है? नो सर। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने पहली आर्क को जो मैंने क्यू में एंटर किया है उसको पिक किया और चेक करना शुरू किया है कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ हम देख रहे हैं कि ए में की तमाम वैल्यूज बी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि इसमें टेल कौन सी है, टेल मेरे पास ए है और बी जो है मेरे पास हेड है। मूवमेंट इस तरह की है। तो अब कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। ए 1 जो है वो इस 1 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, टेल में से निकाल दिया। सेकेंड काम 2 की वैल्यू के केस में अगर 2 असाइन करें तो हमारे पास b के लिए 1 मौजूद है जो सेटिस्फाई करे a ग्रेटर देन b मौजूद है, तो ये असाइन हो सकता है। 3 असाइन हो सकता है, 3 के लिए 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है। तो हमने 2 और 3 a को असाइन किया, टेल में से ये जो कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा था वो बीच में से निकाल दिया। जब हमने ये काम पूरा कर दिया, इस क्यू में से ये कंस्ट्रेंट आर्क जो है वो बाहर निकाल दी। अब हमने चेक किया क्या ये डोमेन जो है इसकी ए की, जिसको अभी हमने जो टेल में मौजूद थी, क्या चेंज हुई है। तो हम कह रहे हैं हाँ चेंज जो है वो हो गई है। अगर चेंज हो गई हो तब हमने क्या करना है, जिधर ये टेल इस पूरी आर्क्स में राइट साइड पे मौजूद थी, हेड पे मौजूद थी, तो वो हमारे पास ये मौजूद है, उसको क्यू में वापस ऐड करना। अब ये ऑलरेडी मौजूद है तो हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना होता तो जितने केसेस में ये चेंज होने वाले वेरिएबल जिसकी डोमेन चेंज हुई है
हम आर्क्स में चेक करते, वो तमाम के तमाम हम क्यूब के अंदर ऐड कर देते। अब अगला काम, ये काम कंप्लीट हो गया, अगले को पिक किया हमने। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, बी की हर वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए ए से, कि अगर बी में कोई वैल्यू असाइन करें, 1 असाइन करें, तो ए में कोई ना कोई वैल्यू असाइन होने के लिए होनी चाहिए। 2 मौजूद है तो ये हो सकता है, 3 भी मौजूद है। 2 असाइन करें तो 3 हो सकता है। 3 असाइन करें तो इससे लार्जर 4 कोई मौजूद नहीं, 4 होना चाहिए था, तब कंडीशन सेटिस्फाई होती। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती टेल में से, क्योंकि इस दफा टेल जो है वो रिमूव कर देना है, और ये यहां से कट हो गया। अब आर्क्स में से जितनों के साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि ये चेंज हुई है, दोबारा बी मौजूद है, उनको क्यू के अंदर वापस ऐड कर देना। अब क्यू के अंदर ऐड होने वाले कौन से हुए हैं, ये हमने पहले निकाल दिया था, अब मौजूद नहीं है, दोबारा से ऐड हो गया। ए ग्रेटर देन बी, और दूसरी साइड पे हमारे पास सी इक्वल टू बी, वो ऑलरेडी मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या करें, ये कंप्लीट हो गई। फिर हमने अगली कंस्ट्रेंट चेक करनी है जिस पे बी इक्वल टू सी आ जाए। क्वेश्चन है, चलें अगली कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, जो क्यू में हम निकाल रहे हैं आर्क को, वो है बी और सी बराबर होने चाहिए। और इस दफा टेल में क्या है, बी है, और हेड में हमारे पास सी है। तो हम यहाँ पे ये चेक किया हमने कि बराबर 1 1 बराबर, 2 2 बराबर। अब इसे आगे कुछ मौजूद नहीं है, नहीं निकाल सकते, तो जितना बी मौजूद था वो सारा का सारा सी में मौजूद है। तो यहाँ पे हमें कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये निकल गया, इसमें मजीद कोई चेंज बी में चेंज नहीं हुआ, तो हमने 20 की कोई आग दोबारा क्यू के अंदर ऐड नहीं की। अगली कंडीशन हमारे पास है सी इक्वल टू बी। सी इक्वल टू बी में चेक करें तो 1 2 3 मौजूद, बी में मौजूद नहीं है, तो हमने अब सी में से चेंज करना है। सी में हमने 3 निकाल दिया, 3 में चेंज हो गया सी में। तो अब ये यहां से बाहर चली गई, लेकिन तमाम जिनमें सी जो है राइट साइड पे मौजूद है वो दोबारा हमने ऐड कर दिया। दोबारा क्यू में ऐड हो गए। अब हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट हमारे पास, तो अब हम चेक करें ए की तमाम वैल्यूज बी से लार्जर, 2 1 से लार्जर, कि 2 असाइन करें तो बी में 1 होगा। 3 असाइन करें ए में तो हमारे पास 1 या 2 में से कोई एक हो सकता है। ये ठीक हो गया, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास ये आर्क भी बाहर चलेगी क्यू में से। लेकिन बी और सी को बराबर होना चाहिए, तो 1 2 दोनों बराबर हैं, ये आर्क भी बाहर चलेगी। क्यू एम्प्टी हो गई, तो जैसे ही क्यू एम्प्टी होगी तो जो असाइनमेंट हमारे पास बची, असाइनमेंट ए के लिए हमारे पास बची है 2 3, बी के लिए हमारे पास बची है 1 2, और सी के लिए हमारे पास दोबारा बची है 1 2। तो इस पे अगर हम आगे काम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आर्क जो है वो कंसिस्टेंट होने की वजह से बार बार बैक ट्रैकिंग जो है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, और फॉरवर्ड चेकिंग में भी हम बहुत आसानी से आगे मूव कर सकते हैं अगर दोनों इकट्ठी मिला दें। यहाँ तक क्लियर है? यस ये सर। एल्गोरिदम जो है हमारे पास, ये एल्गोरिदम जो हमारे पास है, इसका नाम है AC3। क्या कर रहा है ये, वैसे ये सेपरेट था, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में भी इसको हम यूज़ करते हैं। विदाउट बैक ट्रैकिंग भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन जब हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग के साथ भी इसको अप्लाई आउट कर देते हैं। दोबारा देख लें हम इसके अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इनपुट जो है हमारे पास कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम आ गया, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स है,
एक लोकल वेरिएबल क्यू हमने यूज़ की, और जितने आर्क्स कंस्ट्रेंट की वजह से बन सकते थे वो हमने क्यू के अंदर ऐड किया। फिर हमने क्यू में बार बार चेक कर रहे हैं कि एक आर्क हमने उसमें से निकाली है, एक आर्क जो है वो हमने इस क्यू में से निकाली, उसके अगेंस्ट हमने चेक किया है कि वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी का तो प्रॉब्लम नहीं बन रहा, और इनकन्सिस्टेंसी के साथ हमने चेक क्या किया था कि अगर तो इनकन्सिस्टेंसी मौजूद है तो हमने रिमूव करनी है कुछ वैल्यूज़, और अगर वैल्यूज़ रिमूव हो जाती हैं तो हमने उसके जितने नेबर्स थे जिसमें एक्स आई जो है जो यहाँ लेफ़्ट साइड पे था वो राइट साइड पे मौजूद हो, वो दोबारा क्यू के अंदर ऐड कर देना। ये सारा काम बार बार परफॉर्म होना है टिल ये क्यू एम्प्टी हो जाए। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तब हमारे पास जितनी भी आर्क्स बचेंगी वो हमारे पास कंसिस्टेंट आर्क होंगी। यहाँ ये प्रॉब्लम ज़रूर आ सकता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन ही ना निकले, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है, ये भी ध्यान में रखें। हर सूरत में नहीं होगा कि हर सूरत में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये कंसिस्टेंसी मालूम हो जाएगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें मालूम हो रहा है कि जितनी भी हमारे पास असाइनमेंट हो सकती हैं वो कंसिस्टेंट हैं इस वक्त, या कंसिस्टेंट मौजूद नहीं है। तो हम दोबारा से देख लेंगे इसमें किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था कि अगर एज जो है आर्क जो है वो इस साइड से वापस जा रही है, न्यू टेरिटरी से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है, तो रेड जो है वो नहीं कर सकता, सेटिस्फेक्शन नहीं है। इसी तरह सेकंड वाले में भी रेड के साथ प्रॉब्लम है, रेड को हमने यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। और इसके मूव करते वक्त जो हमें चीज़ ख्याल रखनी है वो यही कि डिलीट करना है फ्रॉम द टेल। और हम पुराने एल्गोरिदम में कहाँ पे चेंजिंग ला सकते हैं कि हर दफ़ा फॉरवर्ड चेकिंग के साथ साथ ये सारी जो हमारे पास आर्क की कंसिस्टेंसी है वो साथ साथ चेक करते जाए। एक असाइनमेंट हुई उसके बाद सारी चेक कर लें कि हमारे पास बाकी रिमेनिंग जितनी आर्क्स मौजूद हैं, जितनी कंस्ट्रेंट मौजूद हैं, वो अब सारी कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रह जाती तो इट मीन्स हमारे पास हमने फ्यूचर में देख लिया है कि ये प्रॉब्लम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमें फिर काम जो है रोकना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी हम चला के देख लेते हैं। आर कंसिस्टेंसी के साथ अब हम देख रहे हैं क्या किया। सबसे पहले एक असाइनमेंट की कि जिस तरीके से फॉरवर्ड चेकिंग में हो रहा था कि हमें जितने फॉरवर्ड वाले कलर्स है उनमें से जो ये कलर असाइन हो चुका है वो कलर रिमूव हो गया। और साथ ही हमने क्या काम परफॉर्म करना है कि हमने ये देखना है कि ये सारे आगे कंसिस्टेंट हो। फिर कंसिस्टेंसी की वजह से आप देखें हर जगह जो वैल्यूज थी वो एक एक हो गई, rather देन कि वो सारी दो दो थी। जैसे सिर्फ फॉरवर्ड चेकिंग में चेक कर रहे थे तो हमने एक ही दफ़ा में सारी आर्क कंसिस्टेंसी चेक कर ली। अब हम देख सकते हैं कि हमें ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड ग्रीन ब्लू रेड अप्लाई आउट करेंगे तो हम एक ही गो के अंदर असाइन करते चले जाएंगे। तो हमारा काम जो है आर्क कंसिस्टेंसी की वजह से फास्ट हो गया। पहले अब तीनों को मैं दोबारा चला के देख रहा हूँ कि हमें सारों में फ़र्क नज़र आ जाए। सिंपल बैक ट्रैकिंग जिसमें फिल्टरिंग और ऑर्डरिंग जो है मैंने कोई अप्लाई नहीं की हुई, ये बैक ट्रैकिंग होना शुरू हुई, अब जाके रिजल्ट से कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या परफॉर्म करना है, फॉरवर्ड चेकिंग। अब इसके बाद सिर्फ एक एक जो सिर्फ इमीडिएट नोड कनेक्टेड थे उनके अंदर चेंज आ रही है। फॉरवर्ड चेकिंग में देखें बैक ट्रैकिंग परफॉर्म हो रही है, फिर बैक ट्रैकिंग परफॉर्म हुई, फिर ये
सारी कंप्लीट हुई। आर कंसिस्टेंसी के अंदर जब एक दफ़ा असाइनमेंट हुई, तमाम के ऊपर AC3 एल्गोरिथम अप्लाई हुआ, ऐसी असाइनमेंट मौजूद थी जिसके ऊपर सारी कंसिस्टेंसी अवेलेबल हो सकती थी, तो सारी असाइनमेंट अप्लाई हो गई। अब मूव कर रहे हैं तो जस्ट वन गो के अंदर ही सारी असाइनमेंट अप्लाई हो और आंसर हमें यहाँ से मिल गया। तो हमने देखा फिल्टरिंग में दो मेथडोलॉजी, फॉरवर्ड चेकिंग और फॉरवर्ड चेकिंग से भी एक मजीद आगे देखने के लिए आर कंसिस्टेंसी। अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते थे, वो यही है कि हमारे पास कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, वो मिल जाए बहुत अच्छी चीज़ है। मल्टीपल सोल्यूशन हो कि एक स्टूडेंट का आंसर जो है दूसरे स्टूडेंट के आंसर से मिले ही ना, लेकिन दोनों आंसर जो हैं वो हमारे पास ठीक हो। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ सकता है वो ये है कि कोई सोल्यूशन ही ना हो। जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो बार बार प्रॉब्लम जो हैं वो जनरेट होते चले जा रहे होंगे। In that case, there is no solution for the whole problem, CSP problem. ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम, अगला चीज बैक ट्रैकिंग को करने की, वो क्या है हमारे पास ऑर्डरिंग। हम किस तरीके से पिक करें। जैसे हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर किया था कि हमने एक साइड को पिक किया और उस साइड पे चलते चले गए, तो यहाँ पे हमने वो साइड जो है वो पिक करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक एल्गोरिथम मौजूद है, स्क्रीन नजर आ रही है लोगों को। तो हमारे पास वो मौजूद है, उसका नाम है मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज। तो जब हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमने ऑर्डर ये देखना है कि हमारे पास किस में रिमेनिंग असाइंड जो वैल्यूज हो सकती हैं डोमेन की, वो सबसे कम जिसमें मौजूद हैं उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास कुछ भी मौजूद असाइन नहीं हुआ। सेकंड, हमारे पास ये एक असाइन हुई, तो इसके असाइन होने की वजह से इन दो स्टेट्स के अंदर एक एक कलर कम हो गया। इनमें तीनों स्टेट, तीनों के जो डोमेन वैल्यूज मौजूद हैं, इधर दो दो वैल्यू मौजूद हैं। तो इधर जो है एक, इनमें से कोई एक पहले पिक हो गया, तो इसका कलर अब 1 रह गया और यहाँ 3 रह गया। तो पहले जो है वो ये वाला कलर पिक हो जाएगा। इसको अगर हम अपनी एग्जांपल में देखें, मैं इसको मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू के साथ यूज़ कर रहा हूँ, फॉरवर्ड चेकिंग कर रहा हूँ इसमें सिर्फ कि पहले हमारे पास ये मूव हुआ, इसमें एक कलर असाइन हुआ। अब मेरे पास इधर 3 मौजूद हैं, इधर 2 मौजूद हैं, 3 वैल्यू ऐसी हैं जिनमें 2 मौजूद हैं। तो इन 2 वाली वैल्यूज में से कोई एक पिक हो गया। अब जो नॉर्मल मेथडोलॉजी हम पहले कर रहे थे, जिसमें ऑर्डर हमने नहीं किया था, कोई MRV हमने नहीं किया था, तो हमने आगे इसको टेस्ट आउट किया था। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 रह गई है। तो इसकी प्रेफरेंस जो है, प्रायोरिटी जो है वो पहले होनी चाहिए कि ये पहले आए और ये वाले नोड या ये नोड जो है ये बाद में एग्जीक्यूट हो। ये पहले एग्जीक्यूट हो गई। अब इसकी वजह से देखें तो किधर किधर इफेक्ट पड़ा, इन दो और इन दो के अंदर। अब इन दो की वैल्यूज 1 रह गई, बाकी इन दो की 2 है और इसकी 3 वैल्यू मौजूद है। तो हमने इनमें इन 2 वैल्यू में से कोई एक पिक करना है। ये पहले पिक हो गई। अब ये दो हमारे पास सिंगल वैल्यूज वाली रह गई हैं, एक पिक हो गई। अब हमारे पास सिंगल वैल्यू वाली ये 2 वैल्यूज रह गई हैं, इन दो में से कोई एक पिक होगा। अब हमारे पास ये 2 सिंगल वैल्यूज हैं और ये एक डबल वैल्यू है, तो हमने पहले इसको असाइन आउट कर दिया। अब हमारे पास इन दोनों के पास सिंगल वैल्यू मौजूद है, तो हमने इस तरीके से असाइनमेंट कर ली। तो हमारे पास ऑर्डर चेंज करने से भी इफेक्ट पड़ गया है उस कितनी तेज़ी के साथ ये बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम जो है
वो अपनी सर्च जो है वो कंप्लीट करेगा, काम अपना ख़त्म करेगा। दोबारा से मैं चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि विदाउट ऑर्डरिंग अगर हम कर रहे हैं, विदाउट ऑर्डरिंग फॉरवर्ड चेक कर रहे हैं तो हमारे पास कैसे मूव कर रहे हैं। ये बैक ट्रैकिंग भी हो रही थी उसमें। ये थी विदाउट ऑर्डरिंग सेट किए हुए। जब इसके अंदर ऑर्डर सेट किया है तब हमारे पास कैसे मूव कर रहा है। अब देखिए हमने बैक ट्रैक भी नहीं किया और बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट हासिल कर लिया। जब हमने ऑर्डर नहीं किया था तो हमें इस पोजीशन पे भी बैक ट्रैक करना पड़ा था, इस पोजीशन के ऊपर भी हमें बैक ट्रैक जो है वो परफॉर्म करना पड़ गया। तो ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे पास बैक ट्रैकिंग इंप्रूव हो गई। तो इस मेथोडोलॉजी का नाम क्या था? मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज, MRV। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है, कोई मुझे आंसर करेगा कि हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्यों ली है, मैक्सिमम लेते तो क्या प्रॉब्लम होता? तो एक माइक ऑन करके बताएगा। एनीवन मौजूद हैं इस वक्त? यस सर। जी बताएं, अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वैल्यू ली जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? सर ये सोल्यूशन शायद हमें ना मिलता, या वो तो लाजमी बात है नहीं मिलता, लेकिन क्यों क्यों ना मिलता? क्योंकि सर उसका कलर वो पहले ले लेता। सर वही कलर दोबारा उसमें नेक्स्ट स्टेट में अगर आ जाता। सर डोमेन भी बढ़ जाएगा, छोटा हो जाता है ना। अभी एक और कर देते हैं, इसके अंदर रीसेट करते हैं। अब ये कलर मौजूद थे, मैं दोबारा ऑर्डरिंग से चल रहा हूँ, ये मिनिमम ऑर्डरिंग पे चल रहा है। अब अगर मैक्सिमम ऑर्डरिंग होती तो कौन सा चलता? ये या ये या ये जो इसके ये नेबर से ये ना होते तो अगर इनमें से कोई और होता तो नतीजा क्या होता कि इसमें एक और कलर कम हो जाता, और सेम वही प्रॉब्लम जो हमने विदाउट ऑर्डरिंग किया था वो वाले इश्यूज हमारे सामने आ जाते कि जैसे इसके बाद इसमें वैल्यू ज़्यादा है और इसमें वैल्यू कम है, हमने पहले इसको अप्लाई आउट किया, सर वो एम्प्टी हो जाता फिर एम्प्टी नेक्स्ट। हो जाता। वो एम्प्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक ट्रैकिंग ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? यस सर। सर आज के लिए काफ़ी हो मैं